कहते हैं कि पिता और पुत्री का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है, दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है। अगर बेटी को कोई भी समस्या आ जाती है तो सबसे पहले उसका पिता उसके साथ खड़ा होता है, एक ढाल बनकर। पिता सोचता है कि उसकी बेटी को किसी इंसान की बुरी नज़र भी ना लगे, इसलिए पिता हर वक्त अपनी बेटी पर ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। लेकिन साथियों, आखिर क्यों एक बेटी अपनी ही माँ के साथ मिलकर एक अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर देती है और पुलिस आज तक उसकी डेड बॉडी भी नहीं तलाश पाई है। साथियों, यह घटना मथुरा की है, उत्तर प्रदेश के मथुरा की, और बेहद हैरान कर देने वाली कहानी है। सवाल रहता है कि आखिर एक बेटी और एक पत्नी अपने ही पति, अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या क्यों करेंगे? आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? तो नमस्कार साथियों, मैं विकास रविशु हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक बेटी और एक पत्नी अपने पति और अपने पिता की हत्या क्यों की, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मथुरा की। मथुरा में एक परिवार, बेहद हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम रहता है मनोज सैनी। मनोज सैनी की उम्र 42 साल रहती है और इधर उनकी एक पत्नी जो बेहद खूबसूरत रहती हैं, उनका नाम नैनी सैनी रहता है। एक उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी जिसका नाम भूमि रहता है, प्यार से लोग उसे गोलू भी बुलाते थे। इधर पिता रोजाना काम पर जाता था, मेहनत करता था और अपनी बेटी और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरी करना चाहता था। उसकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी। पिता सोचता है कि जितना पैसा हो सके एक एक पसीना गिराकर मेहनत करके किसी तरह से वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएगा। अब इसीलिए वह बेटी को डॉक्टर बनाने की प्रण लेता है और दिन रात मेहनत करने लगता है। लेकिन अब इस बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, भूमि को डॉक्टर बनाने के लिए पिता कर्ज लेने लगता है। बेटी बाहर रोजाना जाकर पढ़ाई करती, शाम को घर लौटती। बेहद ही खूबसूरत बेटी भूमि, मात्र 16 साल उम्र। इधर पिता दिन रात मेहनत करता, एक एक पैसे इकट्ठा करता कि वह बेटी को डॉक्टर बना के रहेगा। लेकिन साथियों, अब इस डॉक्टर बनाने की जो उम्मीद थी एक पिता की, मनोज की, वह धूमिल नजर आने लगती है। अब वह कर्ज लेने लगता है और सोचता है कि किसी तरह से कमाकर कर्ज तो भर लूंगा। अब उसके ऊपर ढेर सारा कर्ज हो जाता है। कुछ दिन और गुजरता है। अब समय आ जाता है 18 अप्रैल साल 2026। उसकी पत्नी नैनी, शाम हो जाती है जब उसका पति घर लौट कर नहीं आता है तो वह अब मनोज के भाई और बहन को फोन लगाती है और कहती है कि तुम्हारे भैया कहीं चले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं है, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। भाई कहता है ठीक है, आज इंतजार कर लीजिए, हो सकता है कि कहीं गए हों। आखिर फोन उनका बंद क्यों आ रहा है? पत्नी कहती है उनके ऊपर इतना कर्ज है कि रोजाना कर्ज मांगने वाले घर पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इस वजह से वह शायद डिप्रेशन में आ गए हों और कहीं कुछ दिनों के लिए चले गए हों। अब 21 तारीख यानी कि 21 अप्रैल, भाई कहता है कि अभी तक मनोज का पता नहीं है। एक काम करो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। वहां चलकर शिकायत दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। पत्नी तैयार होती है और फिर अपने पति के भाई के साथ, राम बाबू के साथ पहुंचती है गोविंद नगर पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचकर पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति 18 अप्रैल से लापता है, कुछ पता नहीं है। पुलिस कहती है ठीक है, कहीं गया होगा तो आ जाएगा, वरना हम अपने तरीके से तलाश करेंगे। लेकिन पुलिस लापरवाही दिखाती है। समय हो जाता है 22 तारीख। 22 तारीख तक कहीं से कुछ पता नहीं चलता है, यानी कि 24 से 25 घंटे हो जाते हैं, पुलिस कुछ भी पता नहीं कर पाती है। अगले ही दिन यानी कि 21 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और 22 तारीख को पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जाकर बताती है कि साहब, मेरे पति से फ़ोन पर बातचीत हुई थी। मेरे पति ने कहा है, मनोज ने कहा है कि मैं ठीक हूँ, बहुत जल्द घर आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज ज़्यादा है, तुम्हें पता ही है, इसलिए मैं घर से बाहर हूँ। दरवाज़ा बंद करके रहना, आराम से रहना, हो सके तो मायके चली जाना, क्योंकि कर्ज मांगने वाले आएंगे, मुझे नहीं पाएंगे तो तुम पर कुछ ना कुछ छीटाकसी कहेंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए तुम अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाना। अब साथियों, इधर समय गुजरता है और वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है।
कुछ दिन गुजारती है। लेकिन इधर जो उसका भाई रहता है राम बाबू, मनोज का, वो बेहद परेशान था। महीनों गुजर जाते हैं, अब 9 मई की तारीख आ जाती है। वह सोचता है कि आखिर अभी तक भाई का फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है, कुछ अता पता नहीं है, और भाभी भी कुछ बता नहीं रही है। बहन भी काफ़ी परेशान थी, चिंतित थी भाई को लेकर कि आखिर उसका भाई कहाँ चला गया, इतना कर्ज क्यों लेता है जब भर नहीं सकता है तो। आखिर कर्ज के लिए वो घर छोड़कर, परिवार को, दोस्तों को छोड़कर कहाँ चला गया। बहन भी फ़ोन करती है, कुछ पता नहीं चलता है। बहन अपने भाई से कहती है, राम बाबू से, कि आप थाने जाइए, जाकर पता करिए, आखिर पुलिस तो कुछ पता कर सकती है, पुलिस क्यों नहीं पता कर रही है। अब इधर पुलिस जब राम बाबू पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पता चलता है कि कंप्लेन तो उसकी पत्नी ने वापस ले लिया है, उससे उसकी बातचीत हुई थी। अब इधर राम बाबू फिर से अपने भाभी से बातचीत करता है, नैनी से, तो कहती है कि मेरी बातचीत तो हुई थी लेकिन कुछ पता नहीं है अभी तक, अब तो फ़ोन बंद आ रहा है। फिर से राम बाबू थाने जाता है और कहता है, साहब मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, आप पता करिए, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और फिर सबसे पहले पत्नी को बुलाती है, बेटी को बुलाती है, पूछताछ करती है। वही बात जो राम बाबू को बताई गई थी, यानी कि मनोज के भाई को, वही बात वो पुलिस को फिर से बताती है, कॉर्पोरेट करती है, पूरा सहायता करती है पुलिस की खोजबीन करने में। पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर से पुलिस उसे थाने बुलाती है, बार बार जब थाने बुलाया जाता है तो वह परेशान हो जाती है। फिर से वह अपनी माँ के पास चली जाती है, परेशान होने लगती है, और फिर 7 जून को वह माँ और बेटी घर छोड़कर भाग जाते हैं। इधर पुलिस फिर से पता करती है तो पता चलता है कि वह तो ना तो मायके हैं ना तो ससुराल में है, वो तो भाग गए हैं कहीं। अब भाई काफ़ी परेशान होता है कि आखिर माँ बेटी कहाँ चले गए। पुलिस को शक होता है, पुलिस जाकर ढूंढती है पहले माँ बेटी को। माँ और बेटी को जब ढूंढती है तो उसे कुछ दूरी से पुलिस गिरफ्तार कर लाती है, पूछताछ करती है। तो कहती है कि मैं घर छोड़कर नहीं भागी थी, कर्जदार मुझे इतना परेशान कर रहे हैं कि साहब इसलिए मैं चली गई थी। अब साथियों पुलिस उसे छोड़ देती है, कहती है ठीक है हम पता लगा रहे हैं। पुलिस कॉल डिटेल्स वगैरह सब कुछ निकालती है लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब माँ और बेटी काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। रात का समय था, अपने पिता के पास बैठी रहती है। पिता कहता है कि घबराओ नहीं, वह मिल जाएगा। वह रोने लगती है, बेटी भी रोने लगती है, दोनों रोने लगते हैं। तो पिता पूछता है कि आखिर क्या बात है। साथियों फिर माँ और बेटी अपने पिता को, यानी कि जो नैनी रहती है मनोज की बीबी, वो अपने पिता को एक ऐसी हकीकत बताती है जिसको सुनकर वहीं पर उसका पिता पागल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और गुस्से में पुलिस को फोन करता है। कहता है साहब आओ, कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की नातिन और मेरी बेटी है। इन दोनों ने अपने पति को मार डाला है, अपने पिता को मार डाला है। अब इधर पुलिस पहुंचती है, दोनों को गिरफ्तार करती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि वह कौन सी बात थी, अभी वजह सामने नहीं आई थी। कत्ल तो दोनों ने किया था, डेड बॉडी कहाँ पर है यह भी पता नहीं था। लेकिन आखिर वह कौन सी बात थी जिसको सुनकर उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। कत्ल तक तो ठीक था लेकिन क्यों किया गया, जो वजह वो अपने पिता को बताती है साथियों, उसे सुनकर उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। पुलिस भी हैरान रह जाती है। साथियों दरअसल जो वजह रहती है वो वजह यह रहती है कि आज से कुछ महीने पहले जो 16 वर्षीय बेटी रहती है वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोचिंग कर रही थी और रोजाना क्लास करने जाती थी और क्लास करके आती थी। पड़ोस के ही मोहल्ले का ही रहने वाला एक लड़का रहता है विमल चौधरी, जिसकी उम्र रहती है 22 साल। वह डिलीवरी बॉय का काम किया करता था, अक्सर उसी मोहल्ले में आता जाता था। एक दिन उसकी मुलाकात भूमि से होती है। भूमि से जब उसकी मुलाकात होती है तो देखता है लड़की बड़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। बातचीत करने लगता है। अब कुछ ना कुछ गिफ्ट का बहाना करके, कोई ना कोई पार्सल का बहाना करके उससे मिला करता था। धीरे धीरे नई नवेली लड़की, नाबालिग लड़की, अब उस विमल पर फिदा हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, नंबर आदान प्रदान करते हैं और फिर बातचीत आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी दौरान जो विमल होता है वह इतने सारे गिफ्ट, महंगे महंगे फोन और अच्छे अच्छे सामान उसे देता है। यह देखकर लड़की को लगता है कि वह उसे बेहद प्यार कर रहा है। अब उसके प्यार में वो बेकरार हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद पिता, जिसको हनक थी बेटी को डॉक्टर बनाने की, वो अपनी बेटी का ढाल बनकर खड़ा था। वह सोचता है कि आखिर आजकल क्या बात है, मेरी बेटी सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी एक्टिव रहती है, हमेशा फ़ोन पर बात करती है,
जब वो अपनी बेटी से पूछता है तो बेटी भूमि बताती है कि वो पढ़ाई कर रही है। लेकिन पिता नासमझ नहीं है। आज के समय में वह समझ जाता है कि बेटी कहीं ना कहीं बिजी है, आखिर किससे बातचीत कर रही है। जब उसकी बेटी सो जाती है तो पिता चुपके से जाता है, उसका फ़ोन देखता है, और जब फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि सोशल मीडिया के जरिए एक लड़का उससे बातें कर रहा है, जिसका नाम विमल चौधरी है, और कई बार उससे फ़ोन पर बातें कर रही है। अब वो परेशान हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो कहता है कि देखो बेटा, जो तुम कर रही हो ये सही नहीं है। तुम पढ़ाई पे मन लगाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना है, जितने पैसे लगेंगे मैं खून पसीना एक करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। भूमि कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ। अब माँ भी पहले समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भूमि को एक बात पता चलती है कि उसकी माँ का भी किसी व्यक्ति से अवैध संबंध है, किसी से बातचीत करती है, और पति के ना रहने पे उसे छुप छुप कर मिलती है। यानी कि माँ और बेटी दोनों का अवैध संबंध था। इधर बेटी जब यह बात सुन लेती है तो अपने माँ को मनाती है कि माँ कम से कम तुम हाँ कर दो, तुम्हारी भी बात मुझे पता है, मैं भी पापा से कह दूंगी। अब माँ और बेटी सोचते हैं कि क्यों ना मिलकर रास्ते से हटाया जाए। अब रास्ते से हटाने के लिए माँ सबसे पहले उस डिलीवरी बॉय से मिलती है। मिलने के बाद देखती है कि लड़का तो ठीक ठाक है, शादी हो सकती है, लेकिन उसके पिता के जीते जी तो शादी नहीं हो सकती थी, और नहीं हुआ उसकी पत्नी अपने प्रेमी से मिल सकती थी। तो वह सोचती है कि अगर इसे रास्ते से हटा दिया जाए तो क्यों ना हम भी शादी कर लेंगे और मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। अब वो अपनी बेटी और उसके प्रेमी से मिलकर, डिलीवरी बॉय विमल से मिलकर एक खेल खेलती है। जैसे ही जो तारीख आती है 17 अप्रैल को वह महिला खाने में जहर मिलाती है, और जहर लाकर कोई और नहीं बल्कि वो डिलीवरी बॉय देता है। जहर मिलाती है और उसका पति जब खाने के बाद सो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो दोनों चेक करते हैं। इस दौरान डिलीवरी बॉय भी आता है, वो भी चेक करता है कि हाँ मनोज की मौत हो चुकी है। एक पत्नी और एक बेटी अपने ही पिता को चेक कर रहे थे कि उसकी मौत हुई है या नहीं। मौत हो जाती है तो फिर सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि यह जिंदा हो जाए। उसके ऊपर कई वार करते हैं, लाठी डंडों से उसे मारते हैं। तब पता चलता है कि हाँ वह बिल्कुल मर चुका है, बोल नहीं सकता है। अब दोनों व्यवस्था करते हैं कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, इस कत्ल से, इस जुर्म से बचा कैसे जाए, इसको कहाँ ठिकाने लगाया जाए कि किसी को पता ना चले। और फिर वह एक प्लास्टिक में उसकी बॉडी को रखते हैं। बॉडी को रखने के बाद रात का समय रहता है, तीनों मिलकर उसे गाड़ी से लेकर जाते हैं यमुना नदी के पास, बिल्कुल सुनसान जगह पर। वहाँ ले जाकर उसकी डेड बॉडी को जला देते हैं। अब वहाँ कुछ भूमि ऐसी रहती है जहाँ हमेशा पानी लग रहा था। अब साथियों सारे अवशेष तो बह जाते हैं, कपड़े वगैरह थोड़े बहुत चीज़ें बची रहती हैं, राख वगैरह तो बह जाती हैं, कुछ जूते चप्पल जो रहते हैं वो पड़े रहते हैं। अब पत्नी और बेटी और डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस से पूछती है कि आखिर कहाँ पर तुमने दफन किया है, तो बताते हैं कि यमुना नदी के पास। पुलिस वहाँ जाती है तो दो चार सामान जो पड़े रहते थे, तकरीबन 4 महीने बाद, यानी कि अगस्त का महीना, और अगस्त में 8 अगस्त को पुलिस वहाँ पहुँचती है, और पहुँचने के बाद देखती है कि डेड बॉडी गायब है। शायद बाढ़ वगैरह आई है, बारिश वगैरह का महीना है, तो डेड बॉडी कहीं चली गई होगी। जो अवशेष उसके बचे थे, हड्डियाँ वगैरह, डेड बॉडी भी पुलिस को नहीं मिलती है। और फिर इधर पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर मनोज के कत्ल के जुर्म में जेल डाल देती है। अब साथियों यह खबर जैसे ही उसके भाई को मिलती है, राम बाबू को, उसकी बहन को मिलती है, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक परिवार बिल्कुल टूट जाता है कि एक पत्नी अपने अवैध संबंध में और एक बेटी अपने अवैध संबंध में, बेटी तो नाबालिग थी लेकिन माँ तो बालिग थी, दोनों ने मिलकर किस तरह से मनोज की हत्या कर दी। साथियों ये घटना मथुरा की है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। साथियों इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना से सबक ले सकें, सीख ले सकें और सतर्क रहें। मिलते हैं साथियों एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।